आज हम विधि के शासन द रूल ऑफ लॉ पर चर्चा करेंगे। विधि का शासन किसी भी लोकतांत्रिक शासन का आधार होता है। भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य लोकतांत्रिक देशों में विधि का शासन पाया जाता है। राजतंत्रात्मक, सैनिक तथा साम्यवादी शासन व्यवस्थाओं में भी सिद्धांत में विधि के शासन की परिकल्पना की जाती है, लेकिन व्यवहार में वहाँ ऐसा नहीं होता है। वह विधि के शासन के स्थान पर व्यक्ति, गुट अथवा दल विशेष के शासन को प्राथमिकता दी जाती है। अब देखेंगे हम अर्थ, परिभाषा और प्रकृति। विधि का शासन संविधान एवं संविधानवाद का एक मूलभूत सिद्धांत है। सबसे पहला इसमें विधि सर्वोच्च है, विधि प्रधान है, विधि सर्वोपरि है और विधि सर्वव्यापी है। लॉर्ड हॉवर्ड कहते हैं कि व्यक्ति के अधिकार को निर्धारित करने तथा निपटाने में मात्र स्वेच्छाचारिता अथवा अन्य किसी प्रकार के ढंग के स्थान पर विधि की सर्वोच्चता अथवा प्रधानता को स्वीकार करना विधि के शासन की स्थापना है। दूसरा, विधि शासन करती है, अर्थात शासन विधि अर्थात संसद का दास है। शासन किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा अथवा सनक पर निर्भर नहीं करता, यह विधि पर निर्भर करता है। विधि का शासन वैधानिक शासन की मांग करता है। तीसरा है, विधि का शासन नागरिक स्वतंत्रताओं का संरक्षक है। यह स्वेच्छाचारिता से मुक्ति दिलाता है, यह पुलिस कानून से मुक्ति दिलाता है, यह नियंत्रण कार्यपालिका की मांग करता है। इसके कारण जहां नागरिक स्वतंत्रताएं जोखिम में नहीं पड़ती, वहीं न्याय प्रणाली शुद्ध, पवित्र, कुशल, स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वतंत्र बनी रहती है। विधि के समक्ष सभी समान है और सभी को विधियों का समान संरक्षण प्राप्त है। भारतीय संविधान में भी यह सम्मिलित किया गया है। विधि भिन्न भिन्न वर्गों वाले व्यक्तियों में कोई भेद नहीं करती है। कोई विधि से ऊपर अथवा परे नहीं है। सभी संस्थाएं, सभी व्यक्ति, सभी पदाधिकारी, चाहे उनका पद और स्थिति कुछ भी हो, विधि के अधीन है और देश के सामान्य न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, विधि का शासन सामान्य विधि, सामान्य न्यायालय और सामान्य न्याय की मांग करता है। यह विशेष विधि, विशेष न्यायालय और विशेष न्याय की मांग नहीं करता है। विधि का शासन किसी पूर्वव्यापी विधि की कल्पना नहीं करता। किसी व्यक्ति को शारीरिक अथवा आर्थिक दंड तभी दिया जा सकता है जब किसी विधि मान्य विधि की उल्लंघना की गई हो। डायसी के विषय संबंधी विचार। डायसी ने अपनी रचना इंट्रोडक्शन टू दी लॉ ऑफ दी में विधि के शासन की कल्पना की है। वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता अथवा उसके शरीर अथवा उसकी संपत्ति को तब हानि नहीं पहुंचाई जा सकती जब तक सामान्य कानूनी प्रक्रिया से देश के सामान्य न्यायालय में यह सिद्ध नहीं हो जाए कि उसने किसी कानून की स्पष्ट उल्लंघन किया है। डायसी ने निम्न बातों पर बल दिया विधि के शासन में। सबसे पहला है विधि की सर्वोच्चता, यानी दूसरा है दंड केवल न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। तीसरा, व्यक्ति को अपनी निजी स्वतंत्रता का तब तक अधिकार है जब तक किसी विधि की उल्लंघना नहीं करता, अर्थात विधि की उल्लंघना करने पर ही उसे दंडित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। विधि की उल्लंघना सामान्य कानूनी प्रक्रिया द्वारा देश के सामान्य न्यायालयों में सिद्ध होनी चाहिए। डायसी कहते हैं कि ये सभी शर्तें एक समय पर एक साथ ही लागू होनी चाहिए। न केवल कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसका पद और स्थिति कुछ भी हो, राज्य की सामान्य विधि के अधीन है और सामान्य न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। डायसी कहते हैं कि हमारे लिए प्रधानमंत्री से लेकर एक सिपाही तथा एक कर वसूलने वाले से तक प्रत्येक पदाधिकारी का बिना कानूनी औचित्य के किए गए कार्य का उत्तरदायित्व उतना ही है जितना कि किसी अन्य नागरिक का होता है। डायसी कहते हैं कि हमारे यहाँ संवैधानिक विधि अर्थात वे नियम जो दूसरे देशों में संवैधानिक संहिता के स्वाभाविक अंग हैं, न्यायालयों द्वारा परिभाषित एवं प्रवर्तित व्यक्तियों के अधिकार का स्रोत नहीं बल्कि परिणाम है। ब्रिटेन में यह अवधारणा प्रचलित है कि नागरिक स्वतंत्रताएं संविधान से परे हैं, वे उसके द्वारा प्रतिभूत नहीं की जा सकती। वे उससे पूर्व भी विद्यमान थी और आज भी विद्यमान है। ब्रिटेन में नागरिक स्वतंत्रताएं विधि के शासन के अंतर्गत प्राप्त हुई हैं और उसी के द्वारा सुरक्षित है। उदाहरणतः निजी स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
संघ एवं समुदाय की स्वतंत्रता, सार्वजनिक सभा की स्वतंत्रता आदि। विधि के शासन का अर्थ, सबसे पहला है विधि देश की सर्वोच्च विधि है और देश के शासन का संचालन इसके अनुरूप ही होता है। दूसरा, विधि के शासन के समक्ष सभी को समान समझा जाता है। इस मामले में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। विधि का शासन सभी नागरिकों को संरक्षण प्रदान करता है। इसके कारण राज्य नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। चौथा है, विधि के शासन से शासन के तीनों अंगों का कार्य क्षेत्र सुनिश्चित होता है तथा वे एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं करते हैं। पांचवा है, न्यायपालिका विधि के शासन का संरक्षण करती है और वह यह देखती है कि कहीं राज्य इसका अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है। अब हम देखेंगे विधि के शासन का विकास। विधि के दो उद्देश्य होते हैं। पहला है व्यक्ति के कार्यों को प्रतिबंधित करना और दूसरा पदाधिकारियों की शक्ति को परिभाषित करना। दूसरे शब्दों में विधि शासकों को इतनी शक्ति प्रदान करना चाहती है कि वे कुशलता से शासन कर सकें, परंतु साथ में वे यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि कहीं निर्दिष्ट व्यक्तियों का अतिक्रमण या शक्तियों का अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है। मध्य युग में सार्वभौम विधि की विचारधारा विद्यमान थी। उसके अनुसार विश्व में कुछ ऐसे सर्वव्यापी नियम हैं जो विश्व को शासित करते हैं और इसी सिद्धांत के आधार पर 13वीं शताब्दी में ब्रैक्टन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि शासक विधि के अधीन है। मध्ययुगीन वकीलों ने सम्राट के विशेषाधिकारों के व्यापक क्षेत्र से कभी इनकार नहीं किया, परंतु इनकी धारणा यह थी कि सम्राट कुछ चीज़ें कुछ निश्चित ढंग से ही कर सकता है। ब्रिटिश लोगों को विधि के शासन में आस्था प्राय निरंतर बनी रही। उनमें यह धारणा बनी रही कि विधि पदाधिकारियों पर उसी प्रकार लागू होती है जिस प्रकार वह साधारण नागरिकों पर लागू होती है। मैग्ना कार्टा का महत्व इस बात में निहित है कि उसमें ऐसी विधि के विचार को सम्मिलित किया गया जो सम्राट से भी सर्वोच्च है। 1628 के अधिकार वार्ता में यही विचार विद्यमान था। इसमें सम्राट को राज्य की उन विधियों के अनुपालन के लिए अनुरोध किया गया था जो उस पर उसी प्रकार से बाध्यकारी थी। आगे देखते हैं विधि के शासन का ह्रास अथवा इसकी सीमाएं या इसके अंतर्गत अपवाद। पहला है विवेकाधिकारी शक्तियाँ। डायसी ने जिस विधि के शासन की व्याख्या की थी उस समय स्वेच्छाचारिता लेजेस फेयर का सिद्धांत प्रचलित था। डायसी स्वयं उदारवादी था, अतः उसने व्यक्तियों के अहरणीय अधिकारों की कल्पना की। वह उस दर्शन का पूर्वानुमान नहीं कर सका जिसका विकास हो रहा था। 20वीं शताब्दी में राज्य का स्वरूप एक पुलिस राज्य का नहीं रहा और उसके कार्य पुलिस कार्य तक सीमित नहीं रहे। आज राज्य लोक कल्याणकारी एवं समाज सेवी राज्य है। लोक कल्याण और समाज सेवा का दर्शन व्यक्ति के किन्हीं अहरणीय अधिकारों की कल्पना नहीं करता, बल्कि सामाजिक कल्याण की मांग करता है। और पदाधिकारियों को विवेकाधिकार शक्तियाँ इसलिए प्रदान करनी पड़ती हैं कि सामाजिक सेवाएं निरंतर बनी रहें। दूसरा है प्रत्यायोजित विधान या प्रदत्त व्यवस्था पर। समय तथा तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण संसद कानूनों की मोटी रूपरेखा ही पारित कर पाती है। उसके विस्तृत विवरण अर्थात बारीकियों को पूरा करने के लिए कार्यपालिका को सत्ता प्रत्यायोजित करनी पड़ती है। कार्यपालिका इन्हें नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों आदि के माध्यम से पूरा करती है। प्रत्यायोजित विधान इन्हीं अर्थों में विधि के शासन की उल्लंघना है कि वह विधि को सुनिश्चित और स्पष्ट करने के स्थान पर उसे विविध नियमों और विनियमों तथा आदेशों और निर्देशों द्वारा जटिल बना देता है। इसके माध्यम से कार्यपालिका विधायी शक्तियों का प्रयोग करने लगती है, जिसका वास्तविक अर्थ होता है सिविल सेवकों की शक्ति में अत्यधिक विस्तार। इसी कारण लॉर्ड हेडवर्ट ने इसे नवीन निरंकुशतावाद की संज्ञा दी है। पोलक की धारणा है कि विधि का शासन अब केवल बहकावा अथवा केवल दंत कथा मात्र रह गया है। तीसरा है प्रशासनिक विधि एवं प्रशासनिक न्यायालय। डायसी की यह धारणा कि ब्रिटिश विधि किसी प्रशासनिक विधि व प्रशासनिक न्यायालय को नहीं जानती, वस्तुतः स्थिति की उपेक्षा है। सर आइवर जेनिक्स कहते हैं कि डायसी वस्तुतः इसे समझने में असफल रहा। ब्रिटेन में हेनरी VIII के काल में ही प्रशासनिक विधि और प्रशासनिक न्यायालय विद्यमान थे। निसंदेह प्रशासनिक न्याय की व्यवस्था न्याय को सस्ता बनाती है, उसे शीघ्र दिलाने में सहायक है, परंतु इससे नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं के अपहरण की संभावना बढ़ जाती है।
प्रशासनिक न्याय का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें मुकदमे चलाने वाले के हाथ में ही मुकदमे का निर्णय होता है और प्रशासनिक न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय प्राय अंतिम होते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही प्रशासनिक न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। नेक्स्ट है सार्वजनिक पदाधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने वाले अधिनियम। विधि के शासन की मांग है कि साधारण नागरिक और सार्वजनिक पदाधिकारी दोनों देश की सामान्य विधि के अधीन हों, परंतु ब्रिटिश संसद ने समय समय पर ऐसे विशेष अधिनियम पारित किए जो सार्वजनिक पदाधिकारियों को सामान्य विधि की पकड़ से न केवल स्वतंत्र रखते हैं बल्कि नागरिकों की स्वतंत्रताओं को सीमित करते हैं। जैसे 1893 का सार्वजनिक पदाधिकारी सुरक्षा संबंधी अधिनियम और सन 1947 का क्राउन प्रोसीडिंग अधिनियम ऐसे ही अधिनियम। 5वां है वर्ग विधि अथवा व्यवसाय विधि। विधि के शासन की मांग है कि प्रत्येक व्यक्ति देश की सामान्य विधि के अधीन हो, परंतु विविध व्यवसायों में कार्यरत व्यक्ति वर्ग विधि अथवा व्यावसायिक विधि के अधीन होते हैं। उदाहरणतः सशस्त्र सेनाएं सैनिक विधि और सैनिक न्यायालयों के अधीन होती हैं। पादरी धार्मिक विधि और धार्मिक न्यायालयों के अधीन होते हैं। चिकित्सा चिकित्सक परिसरों के अधीन होती है आदि। विधि के शासन की मांग है कि प्रत्येक व्यक्ति देश के सामान्य न्यायालयों के प्रति उत्तरदायी हो और विधि की उल्लंघना सिद्ध होने पर ही सामान्य न्यायालय उसे दंडित करे, परंतु यह अर्ध सत्य है। उदाहरणतः विशेषाधिकार अधीन के हनन के दोषियों को संसद के दोनों सदनों स्वयं दंडित कर सकते हैं। विदेशी राज्यों की संपत्ति और राजदूत इंग्लैंड के न्यायालयों के क्षेत्र अधिकार से परे हैं, यद्यपि उन्हें कानूनी उत्तरदायित्व से छूट नहीं है। विधि का शासन विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों की समानता और सभी को विधि के समान संरक्षण की मांग करता है, परंतु यह भी अर्ध सत्य है। उदाहरणतः पुलिस के सिपाही को बंदी बनाने के जो अधिकार प्राप्त हैं वे सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं हो सकते। शांति और व्यवस्था की मांग के आधार पर पुलिस कभी सार्वजनिक सभाओं, प्रदर्शनों अथवा रैलियों की आज्ञा दे सकती है और कभी उन पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। इसी प्रकार गृह मंत्रालय किसी विदेशी को देश की नागरिकता प्रदान कर सकता है और किसी दूसरे को इनकार कर सकता है। इसी तरह किसी नागरिक को विदेशी यात्रा की आज्ञा दे सकती है और किसी को इनकार कर सकती है। इसी प्रकार गृह मंत्रालय निजी पत्र व्यवहार को सेंसर कर सकता है। सरकार ने इन सभी कार्यों के विरुद्ध मुकदमेबाजी नहीं की जाती। विधि के समान संरक्षण की बात भी प्राय अर्ध सत्य है। धनी व्यक्ति विधि के संरक्षण से जो लाभ प्राप्त कर सकता है वह निर्धन व्यक्ति नहीं कर सकता। कानूनी सहायता के माध्यम से इस विषमता को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु यह अभी भी अधूरी स्थिति में है। 6, इसमें विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ। विधि का शासन सभी में समानता की मांग करता है, फिर भी ब्रिटेन में अनेक संस्थाओं व पदाधिकारियों को विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ प्राप्त है। उदाहरणतः ब्रिटेन में क्राउन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उसे फौजदारी और दीवानी प्रोसीडिंग से उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं। ब्रिटेन में ये कहावत है कि सम्राट कोई गलती नहीं करता क्योंकि वह कोई गलती नहीं करता, अतः वह किसी को गलती करने के लिए कह भी नहीं सकता। इसी कारण न्यायाधीशों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सार्वजनिक हित के नाम पर सरकार किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर सकती है, किसी दस्तावेज को देने या प्रकाशित करने से इनकार कर सकती है। प्रशासनिक कर्तव्यों की अनुपालना के संबंध में सरकारी पदाधिकारियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। 7वां है विधि का शासन संसद को सीमित नहीं करता। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत, जैसा कि जेनिंग्स कहते हैं, संविधान का मूलभूत सिद्धांत है। अतः कोई विधि अथवा विधि का शासन संसद की सर्वोच्चता पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। संसद किसी विधि में परिवर्तन कर सकती है, परंतु पुरानी विधि को समाप्त कर सकती है, नई विधि का निर्माण कर सकती है। संसद प्रशासकीय न्यायालय स्थापित कर सकती है। नागरिक स्वतंत्रताओं को मर्यादित करने के लिए कार्यपालिका को विशेष शक्तियां प्रदान कर सकती है तथा बिना अभियोग लगाए नज़रबंदी के आदेश दे सकती है। निसंदेह न्यायालय संवैधानिक उपचारों को लागू कर सकती है, परंतु न्यायालय विधि को वैसा ही लागू कर सकती है जैसा कि वह है। जेनिंग्स कहते हैं कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कानून एक अच्छा कानून है। लास्ट है इसमें विदेशी राजनयिकों की उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार। विदेशी राजनयिकों की उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार या विधि के शासन की अवहेलना करती हैं। विश्व के सभी देश इस परंपरा का सम्मान करते हैं। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि निसंदेह वर्तमान समय में विधि के शासन का ह्रास हुआ है,
परंतु इससे उसका महत्व एवं आवश्यकता कम नहीं होती। वह अमान्य अथवा अनुपयुक्त सिद्ध नहीं होती। वस्तुतः उसकी स्वीकृति, मान्यता और क्रियान्विति वर्तमान समय की परम आवश्यकता है। विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा कवच के रूप में विधि का शासन अंतिम वांछनीयता है। वह ऐसी कसौटी है जिस पर लोकतांत्रिक सरकार अंततः निर्भर करती है। थैंक यू।